and interior texture paint. नमस्कार, मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और महासंग्राम 2023 की खबरों से करेंगे शुरुआत। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के बाद जांच की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रदेश में कुल 3,832 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है, जिसमें जांच के बाद कई प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से 916 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र निरस्त कर दिए गए हैं। बताया यह जा रहा है कि इन नामांकन पत्रों में कमियां पाई गई थीं, जिसके बाद कुल 2,914 नामांकन पत्र कानूनी रूप से मान्य हैं, जबकि कई नामांकन पत्रों में खामियां हैं। 916 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र निरस्त कर दिए गए हैं और इन नामांकन पत्रों में कमियों की वजह से इसे अमान्य घोषित किया गया। दरअसल अमान्य नामांकन पत्रों में जो कमियां पाई गई हैं, उसके चलते इन्हें निरस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि नामांकन पत्र 2,914 जो मान्य हैं बचे हैं और बाकी 916 के करीब नामांकन पत्रों को अमान्य माना गया है। एमपी में नामांकन पत्रों की जांच के बाद 3 प्रमुख नेता अब मुश्किल में फंस गए हैं। बीजेपी के सुरेंद्र पटवा, राहुल लोधी और कांग्रेस के अजय सिंह, जिन पर जानकारी छिपाने का आरोप लगा है और जिसके बाद तीनों के नामांकन पत्रों को होल्ड पर डाल दिया गया है। अब इन तीनों उम्मीदवारों पर फैसला लिया जाना बाकी है। मुश्किल में नजर आ रहे हैं तीनों ही प्रत्याशी। अंतिम फैसला अब चुनाव आयोग करेगा। दरअसल आपको बता दें कि इनके नामांकन होल्ड पर डाले गए हैं। सुरेंद्र पटवा, राहुल लोधी और अजय सिंह पर आरोप है गलत जानकारी देने और जानकारी छिपाने, दोनों का ही आरोप उन पर लगा है। आज अंतिम फैसला लिया जाना है इस पर। नामांकन पत्रों की जांच के बाद ये 3 प्रमुख ऐसे नेता हैं जिनमें कि नामांकन पत्र में कमियां पाई गई हैं। बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया से। शैलेंद्र, 916 नामांकन पत्र निरस्त हुए हैं, लेकिन 3 नेताओं के नाम चर्चा में है, चूंकि ये बड़ा चेहरा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से परसों शाम को तक जो है नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई थी, उसके बाद कल से निर्वाचन आयोग ने जो नामांकन जमा हुए हैं उनकी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कल पहले दिन में ये पता चला कि 916 आवेदन ऐसे थे जिनमें जानकारी पूरी नहीं भरी थी। ये जो तय जानकारी थी उसके अनुसार वो जानकारी नहीं थी, तो ऐसे 916 जो है नामांकनों को निर्वाचन आयोग ने रद्द कर दिया है। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, 3 प्रमुख नेता, 2 बीजेपी के नेता हैं और 1 कांग्रेस के नेता, इन लोगों के नामांकन को अभी होल्ड किया गया है, क्योंकि इनके सामने जो प्रत्याशी मैदान में उनके द्वारा शिकायत की गई है। राहुल लोधी की अगर बात करूं तो उनके खिलाफ कांग्रेस जो चंदा गौर जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने ये शिकायत की है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राहुल लोधी का निर्वाचन शून्य कर दिया गया था और उनको सशर्त जमानत पर हैं वो, और ऐसे में वह चुनाव का लाभ नहीं ले सकते। इसके बाद उनका अब होल्ड किया गया। अगर दूसरी बात करते हैं तो अजय सिंह राहुल भैया के खिलाफ शरदेंदु तिवारी बीजेपी के विधायक हैं, वो मैदान में उन्होंने साफ तौर पर शिकायत की है कि अजय सिंह राहुल भैया ने अपनी और अपनी पत्नी की जो आय है वो कम बताई गई, आय छुपाने का आरोप जो है उनकी तरफ से लगाया गया है। इसके अलावा अगर बात भोजपुर से सुरेंद्र पटवा की करते हैं तो उन पर आपराधिक प्रकरणों में हुई सजा को छुपाने का आरोप कांग्रेस के जो प्रत्याशी राजकुमार पटेल उनकी तरफ से लगाया गया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि उन्होंने लगभग 2 दर्जन से अधिक मामलों में उनको अब तक सजा हुई है, लेकिन उन्होंने अपने हलफनामे में महज 6 केसों का जिक्र किया है। तो इस तरह की जो जानकारी छुपाने का आरोप जो है उनके प्रतिद्वंदी के द्वारा लगाया गया। जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने फिलहाल इन तीनों के जो नामांकन है वो होल्ड पे किए गए और आज विधि विशेषज्ञों से सलाह ली जाएगी कि इसमें किस तरह की आगे निर्वाचन आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। तो उसके बाद जो है ये फैसला होगा कि क्या निर्वाचन आयोग उनके जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो स्वीकार करता है या फिर अमान्य करता है। तो फिलहाल जो है वो मुश्किल में ये माननीय नजर आ रहे हैं। तो क्या शर्तें होंगी शैलेंद्र, आज देर शाम तक जो नॉमिनेशन आगे अगर बहाल किया जाता है, वो क्या शर्तें होंगी कि नॉमिनेशन बहाल होगा या निरस्त? देखिए बिल्कुल, अगर सबसे पहले तो जो प्रत्याशी है उनसे जरूर विधि विशेषज्ञ सलाह ये जानकारी लेंगे कि क्या जो आरोप आप पर लगाए गए हैं, जिस संदर्भ में शिकायत की गई है, क्या वो सच है या नहीं।
और उसके आधार पर जो है वो एक प्रमुख तो यही सबसे बड़ा आधार है, क्योंकि देखिए आय से अधिक संपत्ति का मामला हो या फिर निर्वाचन शून्य होने का मामला हो, हाईकोर्ट ने किन शर्तों के आधार पर उनको जमानत दी थी, वो क्या उस शर्त में इस बात का उल्लेख है कि क्या आने वाले समय में राहुल लोधी चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं। आय से अधिक संपत्ति के स्रोत जो है वो अगर अजय सिंह राहुल भैया निर्वाचन आयोग के सामने रखते हैं कि जो उन्होंने आय बताई है उसके स्रोत के अनुसार उनकी वही आय है, तो इसे तमाम जो मानक है उस सब को परखा जाएगा और उसके बाद ही अंतिम फैसला निर्वाचन आयोग की विधि विशेषज्ञ टीम लेगी। जी शैलेंद्र, आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और अन्य खबरों पर भी आपसे डिटेल्स आगे लेनी है। फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए शैलेंद्र बने रहेंगे हमारे साथ। बढ़ते हैं आगे, भोपाल से एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां एमपी सरकार के लोन लेने पर शिकायत की गई है। लोन को लेकर इलेक्शन कमीशन में शिकायत दी गई है। दरअसल एडवोकेट प्रतीक भोसले ने आपत्ति जताई। शिवराज सरकार के लोन लेने पर शिकायत दी गई है। निर्वाचन आयोग से संज्ञान लेने का भी आवेदन यहां पर किया गया है। आपको बता दें कि एडवोकेट प्रतीक भोसले ने इस पर आपत्ति जताई है। आरोप यह है कि 3,000 करोड़ रुपए का लोन लिया गया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद, जबकि आरोप यह भी है कि सरकार इस तरह लोन लेकर इन पैसों का इस्तेमाल चुनाव को प्रभावित करने के लिए कर सकती है। चलिए शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करेंगे। शैलेंद्र, ये आरोप काफी गंभीर है। सरकार ने कर्ज लिया 3,000 करोड़ रुपए का, चुनाव प्रभावित करने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर आशीष मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की तरफ से 9 तारीख को मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दी गई थी। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने 23 तारीख को 1,000 करोड़ रुपए का और कल यानी 31 तारीख को 2,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। उसके पीछे मध्य प्रदेश सरकार ने तर्क दिया था कि मध्य प्रदेश में जो विकास के कार्य चल रहे हैं, चुनाव के दौरान वो काम ना रुके, इसलिए ये कर्ज लिया गया है। लेकिन चूंकि कर्ज लिया है और मध्य प्रदेश में चुनावी साल है, तो ऐसे में अब आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। वकील है, उन्होंने बाकायदा निर्वाचन आयोग में शिकायत की और उस बात का उल्लेख किया कि कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे तो उन्होंने साफ कहा था कि आचार संहिता का ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, बल्कि विकास कार्यों को और पार्टी को कैसे आगे बढ़ना है उस पर काम ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में उन्होंने हवाला दिया है कि केंद्रीय गृह मंत्री के बयान के बाद जो है मध्य प्रदेश सरकार आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने कहा कि जो 3,000 करोड़ का कर्ज लिया है, इसको वोटर्स को प्रलोभन के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि निर्वाचन आयोग को से निवेदन किया है कि जो चुनाव की तारीख है यानी कि 9 तारीख से लेकर और 30 नवंबर तक इस पैसे को होल्ड किया जाए कि इस पैसे का उपयोग जो है वो मध्य प्रदेश सरकार ना कर पाए। इस तरह के निर्देश जो है वो निर्वाचन आयोग दे, ये बात उन्होंने उसमें कही है। निवेदन निर्वाचन आयोग से किया। हालांकि निर्वाचन आयोग की तरफ से अभी इस मामले में किसी तरह का कोई भी तथ्य सामने नहीं आया। अब देखना होगा क्या निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश सरकार के जो तथ्य है कि मध्य प्रदेश में विकास कार्य ना रुके इसलिए ये पैसा लिया गया है उसको मानती है, या फिर जिस तरीके से शिकायतें हो रही है उसको मानती है। ये देखने वाली बात पर सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन अब तक आया हो? देखिए अभी तक देखिए सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन इसी रिएक्शन से जुड़ा हुआ एक मैं आपको वाकया बताता हूं कि जिस तरीके से लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में चल रही है और उसकी किस्त जो है 10 तारीख को बहनों के खाते में डाली जानी है, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में शिकायत की थी कि जो 1 करोड़ 25 लाख बहनों को ये पैसा डाला जाएगा, ये सीधे तौर पर महिला वोटर्स को प्रलोभन का जो आरोप है वो कांग्रेस की तरफ से लगाया गया था। जब कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया तो उसके बाद महिला बाल विकास ने इस पूरे मामले में निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है और उनसे जब पूछा है कि क्या वह निर्वाचन आयोग इस बात की अनुमति देगा कि जब मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगी है तो ऐसे में क्या यह राशि महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जा सकती है या नहीं। तो इस बात से ये पता चलता है कि जो पैसा ट्रांसफर होना उस सब को लेकर निर्वाचन आयोग जो है वो उसकी भी नजर है और जो संबंधित विभाग है वो भी निर्वाचन आयोग से पूछकर ही सारे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जो कई एग्जाम्स रोक दिए गए, चुनाव प्रभावित ना हो इसकी वजह से निर्वाचन आयोग ने ऐसे कई फैसले लिए हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि ये जो आरोप है और ये जो तथ्य रखे जा रहे हैं कि इससे महिला वोटर्स को प्रभावित किया जा सकता है, ये निर्वाचन आयोग इस पर क्या फैसला लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और मध्य प्रदेश में चुनाव से जुड़ी खबरों पर आगे बढ़ेंगे और बताते चले कि निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किया, एग्जिट पोल और उनके प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। 7 से 30 नवंबर तक इस पर प्रतिबंध रहेगा। एग्जिट पोल के प्रसारण और प्रकाशन पर रोक लगाई गई है। दरअसल मतदान से 48 घंटे पहले तक
ओपिनियन पोल पर भी प्रतिबंध रहेगा और इस एग्जिट पोल और इसके प्रसारण और प्रकाशन पर निर्वाचन आयोग की तरफ से निर्देश जारी कर रोक लगा दी गई है। और जो इसका समय तय किया गया वो दरअसल मतदान से 48 घंटे पहले तक रोक लगाए जाने की बात कही है और 7 से 30 नवंबर तक एग्जिट पोल के प्रसारण पर रोक रहेगी। वोटिंग से 48 घंटे पहले तक ओपिनियन पोल पर रोक रहेगी। तो मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव हो इसके लिए प्रतिबद्ध है, लगातार प्रयास कर रहा है और एग्जिट पोल और उसके प्रसारण पर प्रतिबंध लगाया गया है और मतदान से 48 घंटे पहले तक ओपिनियन पोल पर भी प्रतिबंध रहेगा। साथ ही इस पूरे एक्शन के बाद अब आगे क्या स्थिति बनती है, डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। और जांजगीर चांपा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल गोरेलाल बर्मन ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। बागी होकर ये जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी ज्वाइन कर चुके हैं। कांग्रेस के लिए गाए हुए गाने को बंद करने का पत्र उन्होंने लिखा। पार्टी में रहते हुए एक गाना उन्होंने निःशुल्क गाया था। लोक गायन के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में गोरेलाल मशहूर हैं और ऐसे में गोरेलाल ने अपने गीत को लेकर पत्र लिखा है कि वो गीत अब बंद होना चाहिए। दरअसल अब वे बागी हो गए हैं कांग्रेस पार्टी से, अब JCCJ ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए गाए हुए गाने को बंद किए जाने की भी मांग कर रहे हैं। पार्टी में रहते हुए उन्होंने ये गाना निःशुल्क गाया था, चूंकि अपने लोक गायन के लिए मशहूर हैं गोरेलाल। समय दिया कांग्रेस को, मैंने अपना गीत संगीत सारा चीज मैंने समर्पित किया। आज मैं कांग्रेस में नहीं हूं तो कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के मेरे दोस्तों से मैं ये निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि अब गोरेलाल बर्मन का गीत संगीत को बजाना बंद करें। अपने दम में आप वोट मांगिए, आप में तो बड़ी ताकत है ना, अपने दम में टिकट मांगिए। कैलाश कश्यप हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। कैलाश, गोरेलाल की तो स्पष्ट मांग है कि गाना बंद होना चाहिए, कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, बंद हो रहा है गाना? जी आशीष जी, आपको बता दूं अभी गोरेलाल बर्मन ने ही पत्र लिखा है पार्टी को। अपने सभी 90 विधानसभा में कांग्रेस में रहते हुए जो गीत गाया हुआ था कांग्रेस पार्टी के लिए उसको बंद करने के लिए, और अल्टीमेटम भी दिया है कि 2 नवंबर तक यदि बंद नहीं किया गया उनके गाए हुए गाना तो वो न्यायालय और चुनाव आयोग के से शिकायत करने के लिए बाध्य होंगे। अभी कांग्रेस पार्टी इस पर किसी तरह की बयानबाजी नहीं किए हैं और जैसे ही कांग्रेस पार्टी इस तरह की प्रतिक्रिया देती है तो उसके लिए तत्काल इसकी संज्ञान ली जाएगी। और जिस तरह से गोरेलाल बर्मन बागी हो गए थे, लंबे समय से कांग्रेस में जुड़े थे और 2 बार वो विधायक प्रत्याशी भी रहे तामगढ़ से, दोनों में उनको पराजित होना पड़ा। जी लेकिन अभी कैलाश क्या स्थिति है, क्या गोरेलाल बर्मन किस तैयारी में है, क्या शिकायत को आगे लेकर जाएंगे गीत को लेकर? वो गीत क्या है? कांग्रेस पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए जो गाया हुआ गीत था, वोट मांगने के लिए पंजा छाप में बटन दबाने की गीत की बात सामने आ रही है और कांग्रेस पार्टी के लिए अनेकों वो निःशुल्क जो गायन किया हुआ था उसके लिए वो पार्टी को पत्र लिख चुके हैं। आगे यदि ये 2 नवंबर तक इनको बंद नहीं किया गया और इनको किसी भी तरीका से संज्ञान में आता है कि इनके गाए हुए गाना में चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो वो चुनाव आयोग में शिकायत करने की बात कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कैलाश इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इस बीच पेंड्रा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी की प्रचार सामग्री जब्त की गई है। मरवाही विधानसभा में यह एक्शन लिया गया। दरअसल एक एसयूवी गाड़ी से चुनावी झंडे, बैनर, पोस्टर्स जब्त की गए। दरअसल प्रत्याशी प्रणव मरपच्ची की प्रचार सामग्री ये पकड़ी गई है। बिना अनुमति के वाहन का इस्तेमाल किया जा रहा था और एफएसटी टीम 1 के द्वारा ये कार्रवाई की गई है और ऐसे में प्रचार सामग्री को जब्त किया गया है जिसमें बैनर्स, झंडे, पोस्टर्स शामिल हैं। मरवाही विधानसभा में ये एक्शन लिया गया है। पेंड्रा से इस वक्त की बड़ी खबर, तो एक बड़ी एसयूवी गाड़ी में ये झंडे, बैनर, पोस्टर्स रखे गए थे जिसे जब्त कर लिया गया है।
और सीधी से वर्तमान सांसद और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रीति पाठक ने कांग्रेस की तुलना कीड़े मकोड़े से की, जिसके बाद अब राजनीतिक सिरगर्मी तेज हो गई है। इस पर कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल ने रीति पाठक पर पलटवार किया है और कहा कि सांसद रीति पाठक ने कीड़े मकोड़े कांग्रेस की तुलना कर घटिया राजनीति का परिचय दिया है। वहीं अपने इस सरकार के 20 वर्ष की घोषणा, जनता के मुद्दों पर बात नहीं की। और एमपी में चुनाव को लेकर अब प्रचार पूरे जोर शोर से चल रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक के बाद एक लगातार दौरे कर रहे हैं। ऐसे में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अनूपपुर, डिंडोरी, सिवनी के दौरे पर रहेंगे, जबकि कांग्रेस के लिए कमलनाथ जोर लगाएंगे। नरसिंहपुर के करेली और जेसी नगर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। चुनाव को लेकर अब प्रचार जोर पकड़ने लगा है। वहीं आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान धुआंधार प्रचार करेंगे। कमलनाथ भी 23 के महासंग्राम में अपना दम दिखाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ दोनों ही चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ। और अब बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी प्रति एकड़ 20 क्विंटल होगी खरीदी और 125 लाख टन खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। धान खरीदी का निर्धारित समर्थन मूल्य 2183 रुपए, ग्रेड ए धान के लिए 2203 रुपए प्रति क्विंटल दाम तय किया गया है। आज से धान खरीदी की शुरुआत होगी और धान खरीदी का निर्धारित समर्थन मूल्य 2183 रुपए रखा गया है। इसके अलावा ग्रेड ए धान के लिए 2203 रुपए प्रति क्विंटल दाम तय किया गया। प्रति एकड़ धान 20 क्विंटल खरीदी होगी। और दमोह के पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट वाली जगह पर पुलिस के बड़े महकमे पहुंच रहे हैं और कमिश्नर वीरेंद्र रावत और आईजी प्रमोद वर्मा ने जिला अस्पताल में भर्ती घायलों से बातचीत की और कहा कि ये दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जांच भी कराई जाएगी। साथ ही सरकार के RBC 4 के तहत पीड़ितों को हर संभव मदद सहायता पहुंचाई जाएगी। वहीं आईजी प्रमोद वर्मा ने कहा कि प्राथमिक जांच में स्पष्ट हुआ कि फैक्ट्री अवैध रूप से रिहायशी इलाके में चल रही थी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और आज मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को इसकी शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमपी के 68वें स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कभी हम बीमारू थे लेकिन आज सुचारू हैं। ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहेगी और वह समय दूर नहीं जब मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में देश का नंबर 1 राज्य होगा। आइए हम सब मिलकर समृद्ध और विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएं। रिलायंस इंडस्ट्रीज मुंबई में आज भारत के सबसे लग्जूरियस मॉल जियो वर्ल्ड प्लाजा की ओपनिंग करेगा। यह मॉल मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डायरेक्टर ईशा अंबानी की देखरेख में इस मॉल का संचालन होगा। ये मॉल सिर्फ देखने में ही लग्जरी नहीं बल्कि यहां मिलने वाली सभी चीजें काफी लग्जूरियस हैं। इस मॉल में बलेंसिएज, कार्टिए, लुई विटॉन, वर्साची, वेलेंटिनो, मनीष मल्होत्रा, अबू जानी, संदीप खोसला, पॉटरी बार्न, गुची जैसे महंगे ब्रांड्स देखने को मिलेंगे। और लॉन्च को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डायरेक्टर ईशा अंबानी ने बताया कि जियो वर्ल्ड प्लाजा का मकसद दुनिया के बेस्ट ब्रांड्स को भारत में लाना है। इसके अलावा भारत के शिल्प कौशल को यहां पर हाईलाइट किया जा सकेगा, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। जियो वर्ल्ड प्लाजा का डिजाइन अमेरिका के मशहूर आर्किटेक्चर और डिजाइन फर्म TVS और रिलायंस टीम ने मिलकर बनाया है। संगमरमर से बने फर्श, ऊंची छत और शानदार रोशनी से जगमगी मॉल देखने में
काफी आकर्षक है। मॉल में शॉपिंग से लेकर मल्टीप्लेक्स, थिएटर और बेहतरीन रेस्तरां भी देखने को मिलेंगे। प्लाजा के स्ट्रक्चर कमल के फूल और प्रकृति से प्रेरित है। This evening is a very special evening for both Nita and me Yeah, it's okay, it's okay. as parents, and it is our time today to applaud the work that Isha has done as a leader in Reliance Retail. I think that she and her luxury retail team have redefined what luxury means in the city of Mumbai, and we are very proud with the Jio World Plaza. What the Reliance retail team under Isha's leadership has done makes me very proud. I'm sure it will make citizens of Mumbai and Indians very proud. And we wish her and the entire Reliance retail team all the very best. I think the Jio World Plaza is not only the best, is not only going to be the best mall in India, but I hope it will become the best mall in the world. एसबीआई कार्ड और रिलायंस रिटेल के बीच एक अहम समझौता हुआ है। दोनों ने एक साथ मिलकर रिलायंस एसबीआई कार्ड लॉन्च किया। इस कार्ड से खरीदारी करने पर यूजर्स को कई तरह के फायदे मिलेंगे। ये कार्ड्स 2 वेरिएंट्स में लॉन्च किए गए हैं। कार्ड को रुपे प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है और इस कार्ड को यूजर्स के लिए 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए की लिमिट भी रखी गई है। कार्ड से खरीदारी करने पर कई तरह की स्कीम्स और बोनसेस का भी फायदा कार्ड धारक ले सकते हैं। और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।